डियर स्टूडेंट, हर घर पाठशाला कार्यक्रम में आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक बार फिर मैं रमेश नेगी, प्रवक्ता भूगोल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भानली डाडस, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, आप सब विद्यार्थियों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है भू आकृतिक प्रक्रियाएं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। ये आपके भूगोल विषय का छठा अध्याय है। इससे पूर्व आपने 5 अध्याय पढ़ लिए हैं। इससे पूर्व आपने भूगोल विषय में क्या क्या पढ़ा है? विद्यार्थियों, आपने पढ़ा कि भूगोल विषय क्या है और आपने सीखा समझा कि भूगोल विषय में हम पृथ्वी तल का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रॉपर्टी और अन्य आंतरिक जो परतें हैं इनका क्रम कैसे विकसित हुआ, भू प्रॉपर्टी प्लेट्स का संचलन किस प्रकार से हुआ, कैसे हो रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप, ज्वालामुखी, इनके प्रकार, और पृथ्वी का जो भूपटल है, धरातल है, ये खनिजों से, शैल से, चट्टानों से बना हुआ है। इन सब बातों का अध्ययन आपने पिछले 5 लेसन में किया है। अब धरातल के विषय में पढ़ेंगे। धरातल, इससे पूर्व पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि हमारा जो भूपटल है, धरातल है, ये शैल से बना हुआ है, चट्टानों से बना हुआ है। चट्टानें 3 प्रकार की है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। पृथ्वी के धरातल के ऊपर इन चट्टानों से बनी हुई धरातल की आकृतियां हैं, जिन्हें हम भू आकृतियां कहते हैं। ये भू आकृतियां आप अपने चारों ओर धरातल की बनावट के रूप में देख सकते हैं। यहाँ कुछ धरातल की आकृतियों के फोटोग्राफ्स, क्लिप्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये धरातल की आकृति है। ये प्रकृति में अपने आप बनी है। ये प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा बनती है। ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां, जिन्हें हम भू आकृतियां कहते हैं, इन पिक्चर्स के माध्यम से आप इनको देख सकते हैं। और ऐसे भी धरातल के ऊपर जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचती है, तो धरातल की आकृति आपको ऊंचे पर्वतों के रूप में, गहरी खाइयों के रूप में, पर्वत श्रेणियों के रूप में, मैदान के रूप में, तटीय मैदान के रूप में, मरुस्थल के रूप में, पठार के रूप में, ये इनके भौगोलिक नाम हैं। इन विभिन्न रूपों में आप धरातल की आकृतियों को देख सकते हैं। विद्यार्थियों, अब प्रश्न, जिज्ञासा के रूप में प्रश्न ये उठना चाहिए अब आपके दिमाग में कि धरातल की जो ये आकृतियां आप देख रहे हैं पिक्चर्स के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से धरातल के ऊपर, ये आकृतियां बनती कैसे हैं, इन आकृतियों का निर्माण कैसे होता है, अर्थात ये आकृतियां जो धरातल के ऊपर है, ये किन प्रक्रियाओं के द्वारा बनी है। जब हम धरातल की आकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं, तो वो कहलाता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। प्रिय विद्यार्थियों, ये समझना आपके लिए आवश्यक है कि धरातल चट्टानों से बना है, ठोस है, कठोर है, विभिन्न प्रकार की आकृतियों का बना हुआ है। धरातल के निर्माण में इसकी जो आकृतियां हैं, ये आकृतियां किस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा बनती है। तो 2 प्रकार की क्रियाएं हैं जिनके द्वारा कि धरातल की आकृतियों का निर्माण होता है, और वो क्रियाएं हैं
एंडोजेनेसिस प्रोसेसेस, अंतर्जात प्रक्रियाएं, और दूसरा है एक्सोजेनेसिस प्रोसेसेस, बहिर्जात प्रक्रियाएं। धरातल की जो आकृतियां हैं, भूपटल की जो आकृति है वो दो प्रकार की क्रियाओं के द्वारा बनती है। अंतर्जात प्रक्रियाएं अर्थात आंतरिक बल, आंतरिक शक्ति, और दूसरा है बहिर्जात बल। अब अंतर्जात बल क्या है? धरातल के नीचे, धरातल के आंतरिक भाग में, धरातल से अंदर, पृथ्वी के अंदर जो शक्ति, जो बल, जो प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं और उन प्रक्रियाओं के द्वारा पृथ्वी के धरातल के ऊपर परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं हम आंतरिक प्रक्रियाएं। आंतरिक प्रक्रियाएं पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होती है और पृथ्वी के धरातल की आकृतियों को बदलती है। इसे हम अंतर्जात प्रक्रियाएं भी कहते हैं, अंतर्जात बल भी कहते हैं, अंतर्जात शक्तियां भी कहते हैं। अर्थात वो क्रियाएं, वो बल, वो शक्ति जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होकर के पृथ्वी के धरातल में परिवर्तन लाती है, अंतर्जात बल कहलाते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाले ये जो बल हैं, ये जो शक्तियां हैं, ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये किस प्रकार की हैं? इनको समझने के लिए आपको इस टेबल को समझना होगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो बल उत्पन्न होते हैं वो दो प्रकार के हैं। दीर्घकालीन संचलन, पटल विरूपण, और दूसरा है आकस्मिक संचलन। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसा बल जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर बहुत धीमी गति से अपना प्रभाव दिखाता है और बहुत लंबे समय बाद पृथ्वी के धरातल के ऊपर परिवर्तन होता है, तो उसे कहते हैं हम दीर्घकालीन संचलन। दीर्घकालीन संचलन को विवर्तनिक संचलन भी कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र में पृथ्वी के धरातल के ऊपर धरातल की आकृतियों में बदलाव आता है। इसलिए ये दीर्घकालीन संचलन पटल विवर्तनिक संचलन भी कहलाता है। और दूसरा है आकस्मिक संचलन। आकस्मिक संचलन वो बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से एकदम पृथ्वी के आंतरिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होता है और पृथ्वी के धरातल पर वो तुरंत किसी न किसी प्रकार का प्रभाव डालता है। यदि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कोई विस्फोट होता है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग अधिक संघनित है, अधिक भारी पदार्थों से बना हुआ है और पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप भी अधिक है, तो स्वाभाविक है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जब ताप अधिक है, अत्यधिक ताप है, वहाँ लोहे जैसे पदार्थ भी तरल अवस्था में है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसी न किसी प्रकार की क्रिया उत्पन्न होती है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक ताप के कारण, गैसों के विस्तार के कारण, खनिज पदार्थों के आपस में क्रिया प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जब अंदर से कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है, शक्ति उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी के धरातल को, पृथ्वी अंदर कोई विस्फोट होता है तो कई बार पृथ्वी के धरातल को हिला देता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। और कई बार पृथ्वी के धरातल को तोड़ करके पृथ्वी के अंदर से वो गैसें, लावा बाहर निकलता है, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और जब पृथ्वी का धरातल हिलता है तो पृथ्वी का जो धरातल है कहीं पर्वत के रूप में है, तो पर्वत के ढालदार धरातल में चट्टानें टूट करके नीचे की ओर लुढ़क जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं। परंतु ये जो सारी क्रिया है वो अचानक होती है और अकस्मात होती है और बहुत थोड़े समय में ही हो जाती है, तो उसको कहते हैं हम आकस्मिक बल। यहाँ हमारा जो विषय है वो दीर्घकालीन संचलन है। दीर्घकालीन संचलन जिसके द्वारा धरातल के ऊपर बहुत सारे धरातल की आकृतियों का निर्माण होता है, इसे हम विवर्तनिक संचलन भी कहते हैं। तो जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से कोई ऐसा बल उत्पन्न होता है जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर बड़े पैमाने पर और बहुत लंबे समय तक पृथ्वी के धरातल के ऊपर
परिवर्तन लाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विवर्तनिक संचलन, दीर्घकालीन संचलन। दीर्घकालीन संचलन को पटल विरूपणीय संचलन भी कहते हैं। और पटल विरूपण संचलन इसलिए कहते हैं कि इसका जो प्रभाव है एक बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र में होता है, और विस्तृत क्षेत्र में ही या तो क्षेत्र ऊंचाई की ओर उठता, ऊपर की ओर उठता है, या नीचे धंसता है, या किसी दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। तो धरातल, वहाँ के धरातल में परिवर्तन होता है, और उस परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न हुई दीर्घकालीन संचलन। दीर्घकालीन संचलन दो प्रकार की होती है। दीर्घकालीन संचलन दो प्रकार की होती है, क्षैतिज संचलन और दूसरा है ऊर्ध्वाधर संचलन। ऊर्ध्वाधर संचलन इस प्रकार की संचलन है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होकर के पृथ्वी के धरातल के ऊपर या तो ऊंचा उठा देता है या धरातल नीचे धंस जाता है, तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर संचलन। और जो क्षैतिज संचलन है वो पृथ्वी के धरातल के ऊपर महाद्वीप, पृथ्वी के धरातल के ऊपर प्लेटें, उनको विभिन्न दिशाओं में सरकाती है, खिसकाते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्षैतिज संचलन। क्षैतिज संचलन को ऑरिजेनेटिक संचलन भी कहते हैं, क्योंकि क्षैतिज संचलन के द्वारा ही धरातल के ऊपर अधिकांश पर्वतों का निर्माण हुआ है। जैसे हिमालय पर्वत है, रॉकीज है, एंडीज है, आल्प्स पर्वत है। तो ये पर्वतों का जो निर्माण है दो प्लेटों के बीच में, प्लेटों के आपस में टकराने के कारण, उसके बीच में पाए जाने वाले पदार्थों के में दबाव के कारण, उनके ऊपर उठने के कारण पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसे ऑरिजेनेटिक संचलन भी कहते हैं। क्षैतिज संचलन का जो प्रभाव है, क्षैतिज संचलन के द्वारा संपीड़न उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और इसके द्वारा बलन और भ्रंशन, पृथ्वी के धरातल के ऊपर चट्टानों में बलन और भ्रंशन की प्रक्रिया होती है। बलन क्या होता है, इस चित्र के माध्यम से आप समझिए। जब कभी सपोज जैसे ये धरातल की आकृति है, दोनों तरफ से इस धरातल की आकृति पर फोर्स पड़ रहा है, तो इस धरातल की आकृति में दोनों तरफ से दबाव के कारण संपीड़न होता है, और संपीड़न के कारण धरातल के मध्य के भाग में जो पदार्थ होते हैं उन पर दोनों साइड से जब दबाव पड़ता है तो वो कुछ भाग उसका ऊंचा उठ जाएगा, जैसे ये है यहाँ पर पर्वत, कुछ भाग नीचे धंस जाएगा जिसको हम घाटी कहते हैं। तो भौगोलिक भाषा में ऊंचा उठा हुआ भाग अपनति कहलाता है, और नीचे धंसा हुआ भाग अभिनति कहलाता है। और इस प्रकार से जब ये फोर्स लगातार इससे कार्य करती रहती है तो धरातल में विभिन्न, तो जो बलन है, बलन की आकृतियों में परिवर्तन होने लगता है। जैसा आप देख रहे हैं, जो बलन है संपीड़न के कारण होता है, और संपीड़न के परिणाम स्वरूप जब धरातल के ऊपर दोनों साइड से, मान लो ये धरातल है, दोनों दिशाओं से इस पे फोर्स काम कर रही है, तो ये जो ऊंचा उठा हुआ भाग है और ये जो नीचे धंसा हुआ भाग है, ये अपनति है, ये अपनति है, और ये अभिनति है। ये जो आकृति बनी धरातल की, ये कहलाती है बलन। बलन जब धीरे धीरे फोर्स इस पे बढ़ती रहेगी तो बलन के आकृतियों में परिवर्तन होता रहेगा। बलन जब इस प्रकार का बना है
तो इसको कहते हैं हम सममित बलन। और जब बलन की एक दिशा ज़्यादा झुक जाए तो इसे कहते हैं हम असममित बलन। और बलन की जब एक दिशा झुक करके 90 डिग्री का एंगल बनाए तो इसको कहते हैं हम एक नित बलन। और जब बलन की बलन की जो दोनों भुजाएं हैं, दोनों जो ढाल हैं, वो एक ही तरफ झुक जाए तो इसको कहते हैं हम समनत बलन। और बलन जब पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर गिर जाए तो इसको कहते हैं हम श्यान बलन। तो बलन की जो क्रिया है वो संपीड़न के कारण होती है, और संपीड़न के कारण कई बार कठोर चट्टानों में भ्रंशन भी होता है। भ्रंशन क्या होता है? जब कठोर चट्टानें दबाव के कारण, संपीड़न के कारण उनमें जो दरार आ जाती है, चट्टानों में जो दरार आ जाएगी उसको क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। और भ्रंश विभंजन, जब चट्टान में दरार आती है तो उसको कहते हैं हम विभंजन। और जब दोनों साइड से, दोनों तरफ से लगने वाला जो बल है, उस बल के कारण चट्टान एक दूसरे के ऊपर आ जाए तो उसको कहते हैं हम सामान्य भ्रंश, विपरीत भ्रंश। और जब ये बल लगने के बाद ये चट्टान विपरीत दिशा में जाए, एक अलग हो जाए एक दूसरे से, तो इसको कहते हैं हम सामान्य भ्रंश। तो भ्रंश दो प्रकार के होते हैं, सामान्य भ्रंश और विपरीत भ्रंश। तो ये है पृथ्वी के धरातल के ऊपर, ये जो आप पर्वत की आकृतियां देख रहे हैं, ये आकृतियां भी प्राय बलन की क्रिया के द्वारा ही धरातल के ऊपर बनी हुई है। वास्तविक पिक्चर्स है ये। तो इस प्रकार की आकृतियां धरातल पर आपको अक्सर विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, और ज़्यादातर उन क्षेत्रों में जहां दो प्लेटों के किनारे आपस में मिल रहे हैं। जैसे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, ये हिमाचल प्रदेश है, पूरा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। ये भी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में बलन की क्रिया के द्वारा ही हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। तो यह है भू आकृतिक प्रक्रियाओं के अंतर्जात प्रक्रियाएं, जिसके द्वारा की धरातल का निर्माण होता है। दूसरी वो क्रिया, वो बल जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर, पृथ्वी के बाहर से उत्पन्न हो करके पृथ्वी के धरातल के ऊपर की आकृतियों को बनाता है, उसे कहते हैं हम बहिर्जात बल। प्रिय विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल है, और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। पृथ्वी के धरातल के ऊपर जल है। ये जल गैसीय रूप में वायु में पहुंचता है, वर्षण के रूप में धरातल पर आता है, और धरातल के ऊपर नदियों के रूप में बहता है, भूमिगत जल के रूप में भी धरातल के अंदर जाता है। धरातल के ऊपर की चट्टानें टूटती हैं तापमान के द्वारा, वायुमंडल की गैसों के द्वारा, पवन के द्वारा। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर बाहर से पृथ्वी के धरातल के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, इसे कहते हैं हम बहिर्जात प्रक्रियाएं। और बहिर्जात प्रक्रियाएं जो धरातल के ऊपर होती है, इनके द्वारा धरातल के ऊपर दो प्रकार के कार्य किए जाते हैं। एक, वो इन क्रियाओं के द्वारा जो दो कार्य किए जाते हैं, मैं थोड़ा यहाँ आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। ये धरातलीय स्वरूप, धरातल का ये
ऊपर का भाग, ऊंचा उठा हुआ भाग, और धरातल का ये धंसा हुआ भाग। अब यहां से ये जो पदार्थ है इसके ऊपर वर्षा का, जल का, धूप का, बारिश का, तापमान का प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे ये चट्टान टूट करके यहाँ से उखड़ जाएगी, बहते हुए पानी के साथ या यहाँ ढालदार धरातल के साथ यहाँ से उखड़ करके इन क्षेत्रों में जमा होती जाएगी। तो यहाँ पर निक्षेप हो रहा है, ये मटेरियल जमा हो रहा है और यहाँ से ये टूट रहा है और टूट करके बह करके और इसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी। तो ये भाग नीचे की ओर धंस रहा है, ये कम होता जा रहा है और इस भाग में जो पदार्थ धरातल से टूट करके आ रहे हैं वो यहाँ जमा हो रहे हैं। तो दो प्रकार की क्रियाएं बाहर इसके ऊपर चली हुई होती है। एक कहलाती है निम्नीकरण, पर्वत के ऊंचे भाग, ऊंचा उठा हुआ धरातल ये हमेशा टूटता रहता है और टूट करके टूटने की क्रिया को कहते हैं हम अपक्षय। और उसके बाद वो पदार्थ वहां से उखड़ करके पानी के साथ बह करके, हवा के साथ बह करके गतिशील कारकों के द्वारा किसी स्थान पर इनको जमा, धंसे हुए भाग में ये जमा होते जाते हैं, तो इसको कहते हैं हम अधिवृद्धि। यहाँ पर ये जमा हो रहे हैं, इसको कहेंगे अधिवृद्धि, और यहाँ से ये उखड़ रहे हैं, इसको कहेंगे हम निम्नीकरण। तो निम्नीकरण और अधिवृद्धि की प्रक्रिया धरातल के ऊपर बाह्य कारकों के द्वारा होती है, अर्थात वो क्रियाएं जो पृथ्वी के बाहर वायुमंडल से उत्पन्न होकर के धरातल के ऊपर अपना प्रभाव डालती है और ऊंचे उठे हुए भागों को घिस करके, तोड़ करके कम करती रहती है और धंसे हुए भाग को पदार्थों को भर करके उनको ऊपर उठाती रहती है। तो इस प्रकार से ये कार्य चलता रहता है। तो जो भाग भरते रहते हैं वो लगभग इस हद तक भर जाते हैं कि वो समतल हो जाएं, और जो भाग ऊंचाई से टूटते रहते हैं वो भी इस हद तक टूट जाते हैं कि वो टूट करके उनके पदार्थ वो भी कम होते जाते हैं। जब ऊंचे उठे हुए भाग टूट करके इस स्तर पर पहुंच जाएं कि वहां से नीचे ना टूटें और जो भाग भर रहे हैं, जो धरातल के गर्त भर रहे हैं, वो इतने भर जाएं कि वो भी समतल मैदान में परिवर्तित हो जाए, तो इसको कहते हैं प्रवणता संतुलन। जब धरातल के ऊपर ऐसी स्थिति आ जाती है कि धरातल के ऊपर गर्त भर जाएं और ऊंचे उठे हुए भाग घिस करके, टूट करके कम होते जाएं और वो क्षेत्र प्राय समतल में परिवर्तित हो जाए, उसको वो क्रिया कहलाती है प्रवणता संतुलन। तो इस प्रकार से प्रवणता संतुलन के दो महत्वपूर्ण कारक हैं, निम्नीकरण और अधिवृद्धि। निम्नीकरण में अपक्षय होता है। अपक्षय किसे कहते हैं? अपक्षय एक ऐसी क्रिया है जिसमें चट्टानें, धरातल के बाहर का भूपटल की ठोस चट्टानें, कठोर चट्टानें स्थैतिक प्रक्रमों के द्वारा अपने ही स्थान पर टूट करके चूरा चूरा हो जाती है। जब चट्टानों के ऊपर वायु का, जल का, तापमान का प्रभाव पड़ता है तो धीरे धीरे चट्टानें टूटती जाती है, तो उसे कहते हैं हम अपक्षय। और फिर ऐसे कारक जो उन पदार्थों को, टूटे हुए पदार्थों को वहां से उखाड़ लेते हैं और उखाड़ करके परिवहनित करते हैं, तो वो कहलाता है अपर्दन। और परिवहन जैसे जल के साथ, बहते हुए जल के साथ, नदी के साथ बह जाता है, पवन के साथ बहुत सारा रेत, मिट्टी, कंकर, पत्थर उड़ जाते हैं, तो जहां वो जमा हो जाते हैं उसको कहते हैं हम निक्षेपण। तो निक्षेपण की क्रिया के द्वारा हमेशा अधिवृद्धि होती है और अपक्षय और अपर्दन के द्वारा निम्नीकरण होता है। तो इस प्रकार से निम्नीकरण और अधिवृद्धि धरातल के ऊपर प्रवणता संतुलन के दो महत्वपूर्ण कारक है। तो इस प्रकार से अपक्षय की जो क्रिया है, चट्टानों बाहरी स्थैतिक प्रक्रमों के द्वारा, बाहरी कारकों के द्वारा धरातल के ऊपर चट्टानों का
अपने ही स्थान पर टूट करके चूरा चूरा होने की प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं, और वहाँ से उन पदार्थों को उखड़ना अपर्दन कहलाता है। और गतिशील कारकों के द्वारा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना परिवहन कहलाता है। और जिन स्थानों पर वो धरातल के जमा हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं, छूट जाते हैं, अक्सर वो क्षेत्र गर्त होते हैं, उन क्षेत्रों में वो जमा हो जाते हैं। तो गर्त वाले क्षेत्र भी समतल हो जाते हैं भर करके, और ऊंचे उठे हुए भाग भी टूट करके घिस करके कम हो जाते हैं। तो उस स्थिति को कहते हैं हम प्रवणता संतुलन। तो इस प्रकार से ये हमारे पृथ्वी के धरातल के ऊपर आकृतियों को बदलने वाले विभिन्न कारक हैं। तो इन कारकों में सबसे पहले ये जो प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा धरातल की आकृतियों में परिवर्तन होता है, तो इन्हें कहते हैं हम भू आकृतिक प्रक्रियाएं। इन भू आकृतिक प्रक्रियाओं में दो प्रकार के बल हैं जो पृथ्वी के धरातल के ऊपर की आकृतियों को बदलते हैं। एक वो बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न हो रहा है, जिसे हम अंतर्जात प्रक्रियाएं कहते हैं। और अंतर्जात प्रक्रियाओं में भी वो क्रियाएं जो धीमी गति से उत्पन्न होती है दीर्घकालीन संचलन कहलाती है, और जो अचानक एकदम उत्पन्न होकर के पृथ्वी के धरातल के आकृतियों को बदल देते हैं, जैसे ज्वालामुखी के द्वारा लावा आकर के बाहर धरातल पर फैल जाता है, पर्वत बन जाता है, धरातल के गड्ढों को भर देता है, वो समतल हो जाता है, चट्टानी रूप बन जाता है। तो धरातल की पहले की आकृति में परिवर्तन आ जाता है, उबड़ खाबड़ धरातल सीधा हो जाता है, या फिर वहाँ पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो आकस्मिक संचलन है। जब धीमी गति से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऐसा बल, ऐसी शक्ति जिसके द्वारा बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र या थोड़ा सा क्षेत्र या कहीं पर ऊंचा उठ रहा है, धस रहा है, तो उसको कहते हैं हम दीर्घकालीन संचलन। दीर्घकालीन संचलन का वो दीर्घकालीन संचलन में वो पटल विरूपणीय संचलन कहलाता है। और इसी पटल विरूपणीय संचलन में जब धरातल की प्लेटें खिसकती है, टकराती है, तो वहाँ पर पर्वतों का निर्माण होता है, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनेटिक संचलन। और ऑर्गेनेटिक संचलन के द्वारा ही बलन और भ्रंशन होता है, जिससे कि नई आकृतियों का निर्माण धरातल के ऊपर होता है। और प्रवणता संतुलन के जो अगला कारक है वो अंतर्जात बहिर्जात प्रक्रियाएं, वो क्रियाएं जो पृथ्वी के धरातल के बाहर से उत्पन्न होती है, वायुमंडल से उत्पन्न होती है, पृथ्वी के बाहर से उत्पन्न होकर के पृथ्वी के धरातल पर प्रभाव डालती है, जिसमें कि अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण, इनके द्वारा पृथ्वी के धरातल के ऊपर की आकृतियां बदलती रहती है। तो उम्मीद है कि आप भू आकृतिक प्रक्रियाओं को समझ लेंगे या समझ रहे हैं या समझ ली है। तो विस्तृत जानकारी आप बुक्स के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।